सुबह का समय था। गांव की गलियों में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों के बीच एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था गरीब मटके बनाने वाला भीमा, उसकी बूढ़ी माँ सरला देवी और उसकी पत्नी मोहिनी। भीमा सुबह सुबह नदी के किनारे से मिट्टी लाता, पूरे दिन चाक पर मटके बनाता और शाम को उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का खर्च चलाता था। उसकी माँ सरला देवी बूढ़ी हो चुकी थी, हाथ कांपते थे, कमर झुक गई थी, लेकिन फिर भी बेटे का बोझ हल्का करने के लिए जितना हो सके उतना काम करती थी। लेकिन उसी घर में एक और इंसान रहती थी, मोहिनी। मोहिनी सुंदर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा घमंडी, आलसी और लालची थी। अरे राम, हाथ अब पहले जैसे नहीं रहे। फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत काम ना करूं तो मेरा बेटा अकेला कितना करेगा। भगवान, बस उसे सुख दे देना। उसी समय भीतर से मोहिनी की तेज आवाज आती है। अरे माँ जी, इतनी धीरे धीरे झाड़ू लगाएगी तो दोपहर हो जाएगी। मेरी नींद भी खराब कर दी, थोड़ा चैन से भी नहीं रहने देती। सरला देवी घबराकर झाड़ू रोक देती हैं। बहू, मैं तो बस आंगन साफ कर रही थी। सोचा जब तुम उठोगी तब तक सब काम हो जाए। काम हो जाएगा? आपसे तो एक घड़ा भी ठीक से नहीं उठता। हर समय बेटे के सामने सीधी बनने का नाटक करती रहती हो। सरला देवी चुपचाप सिर झुका लेती हैं। तभी भीमा मिट्टी की टोकरी लेकर घर लौटता है। माँ, ये लो, मिट्टी ले आया हूँ। आज अच्छे मटके बनेंगे। फिर वह मुस्कुराकर मोहिनी से कहता है, मोहिनी, जरा पानी दे दो। सुबह से नदी तक गया था, बहुत प्यास लगी है। मोहिनी बिना उसकी तरफ देखे चारपाई पर बैठ जाती है। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? खुद जाकर पी लो, मुझे अभी आराम करना है। भीमा कुछ पल चुप रहता है। सरला देवी तुरंत अंदर जाकर पानी लाती हैं। ले बेटा, पानी पी ले। भीमा पानी पीते हुए माँ के कांपते हाथ देखता है। माँ, आपने फिर काम किया। मैंने कितनी बार कहा है कि अब आप आराम किया करो। जब तक सांस चल रही है, बेटे का हाथ बटाना भी तो मेरा काम है। भीमा की आंखें भर आती हैं। कुछ समय बाद भीमा चाक घुमाकर मटके बना रहा था। मोहिनी वहीं आकर खड़ी हो गई। सुनो जी, कब तक ये मिट्टी के मटके बनाते रहोगे? पूरे गांव में देखो, कितने लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी औरतों के पास गहने हैं, और मैं हर समय यही पुराने कपड़े पहनूं। मोहिनी, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, लेकिन मिट्टी के मटकों से जितनी कमाई होती है उतने में बस घर चल पाता है। मुझे बहाने मत सुनाओ, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। अगले मेले तक अगर मेरे लिए सोने की बालियां नहीं आई तो समझ लेना मैं किसी की बातें नहीं सुनूंगी। भीमा चुपचाप मिट्टी गूंथने लगता है। दोपहर हो चुकी थी। सरला देवी रसोई में सूखी रोटियां बना रही थीं। भीमा अंदर आता है। माँ, आज फिर आपने खाना बनाया? क्या करती बेटा, बहू ने कहा कि उसका मन नहीं है। भीमा गहरी सांस लेता है। माँ, मैं सब समझता हूँ, लेकिन घर में झगड़ा भी तो नहीं चाहता। बेटा, घर प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं। तू बस धैर्य रख, शायद एक दिन बहू बदल जाए। मैं भी यही चाहता हूँ माँ। शाम को भीमा मटके बेचने बाजार जाता है। एक बुजुर्ग ग्राहक आता है। बेटा, एक बड़ा मटका देना। भीमा मुस्कुराकर सबसे अच्छा मटका निकाल देता है। कितने पैसे? जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए। बुजुर्ग खुश होकर पैसे दे देते हैं। पास खड़ा दुकानदार धीरे से कहता है, भीमा, तू बहुत सीधा है, थोड़ा ज्यादा दाम मांगा कर। नहीं काका, किसी की मजबूरी देखकर ज्यादा पैसे लेना ठीक नहीं। दुकानदार मुस्कुराकर सिर हिला देता है। भीमा कुछ पैसे लेकर घर लौटता है। भीमा के आते ही मोहिनी पैसे गिनने लगती है। बस इतने?
पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतने थोड़े? आज बाजार में लोग कम थे। मैं क्या करता, तुम ही बताओ। मुझे कुछ नहीं सुनना। इतने पैसों में तो मेरा एक सपना भी पूरा नहीं होगा। वो गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक देती है। सरला देवी तुरंत पैसे उठाने लगती हैं। बहू, मेहनत की कमाई को यूं मत फेंको। आप बीच में मत बोला करो। हर समय बेटे के सामने मुझे सीख देती रहती हो। मैं तो सिर्फ... चुप! आपकी से ही ये हमेशा गरीब रहेगा। हर समय दया, ईमानदारी और अच्छाई की बातें सिखाती रहती हो। भीमा पहली बार थोड़ा सख्त आवाज में बोलता है। मोहिनी, माँ से इस तरह बात मत करो। अपने हद में रहना सीखो। तो क्या कर लोगे? तुम्हारे पास है ही क्या? हद तो तुम जैसे लोगों की होती है, मेरी नहीं। पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों किया। मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी। मैं तो मेरे बाबा के वजह से ये फंस गई। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रात को सरला देवी बाहर आसमान की तरफ देख रही थीं। भीमा उनके पास बैठ जाता है। माँ, मैं अच्छा बेटा भी नहीं बन पा रहा और अच्छा पति भी नहीं। ऐसा मत कह बेटा। तू मेहनती है, ईमानदार है। भगवान मेहनत का फल देर से देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। लेकिन माँ, कब तक? मैं चाहता हूँ कि आपको आराम मिले, आपकी दवा समय पर आए, घर ठीक हो जाए। मेरे लिए चिंता मत कर। मुझे दुख अपनी बीमारी का नहीं, दुख इस बात का है कि इस घर में अपनापन कम होता जा रहा है। भीमा चुप हो जाता है। उधर कमरे में मोहिनी अकेले बैठी सोच रही थी। इस गरीबी में मेरा दम घुटता है। अगर भीमा ऐसे ही सीधा बना रहा तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। वो हल्की मुस्कान देती है। उसे नहीं पता था कि उसकी यही सोच आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह भीमा हमेशा की तरह चाक पर बैठकर मटके बना रहा था। सरला देवी धूप में सूखने के लिए मटके रख रही थीं। तभी मोहिनी दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। सुनो जी, मैं कई दिनों से तुम्हें एक ही बात समझा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। सुबह से शाम तक मिट्टी गूंथते रहते हो, चाक घुमाते रहते हो, फिर शाम को कुछ मुट्ठी भर सिक्के लेकर घर लौट आते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? पूरे गांव में देख लो, जिनके पास पहले कुछ नहीं था, आज उनके घर पक्के हो गए। और एक हम हैं कि सालों से इसी टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। मुझे भी अच्छा पहनने का मन करता है, त्योहार पर नए कपड़े पहनने का मन करता है, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो सिर्फ मेहनत करना जानता है, आगे बढ़ना नहीं। मोहिनी, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि माँ इस उम्र में काम करें या तुम अपनी इच्छाएं पूरी ना कर पाओ। लेकिन मैं क्या करूं? मैं चोरी नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता और किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे भी नहीं कमा सकता। मेरे पिता ने मरते समय एक ही बात सिखाई थी कि मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत होती है। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं। हो सकता है आज हमारे पास कम हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस यही बातें, भरोसा, ईमानदारी, मेहनत, इन बातों से कभी किसी का घर नहीं चला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज तुम्हारी माँ को इस उम्र में धूप में मटके नहीं सुखाने पड़ते। तुम सच से भाग रहे हो भीमा। दुनिया चालाक लोगों की है, सीधे लोगों की नहीं। बहू, बेटा जो कर रहा है मेहनत से कर रहा है। गरीब होना कोई अपराध नहीं होता। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। माँ जी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन खाली पेट पर नहीं। दोपहर को भीमा मटके लेकर बाजार पहुंचा।
वहां असामान्य भीड़ थी। अरे भीमा, आज बड़ी अच्छी खबर है। पड़ोस के गांव में अगले महीने बड़ा मेला लगने वाला है। वहां सैकड़ों मटकों की जरूरत पड़ेगी। सच कह रहे हो काका। अगर मुझे भी काम मिल जाए तो शायद इस बार घर की हालत कुछ सुधर जाए। माँ की दवा भी समय पर आ जाएगी और झोपड़ी की टूटी छत भी ठीक करवा दूंगा। काम मिलना आसान नहीं है बेटा। जो समय पर और अच्छे मटके देगा, ऑर्डर उसी को मिलेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता काका। अगर दिन में 12 घंटे काम करना पड़े, रात में भी चाक चलाना पड़े, तब भी करूंगा। बस भगवान इतना साथ दे कि इस बार मेरा काम किसी को पसंद आ जाए। दुकानदार मुस्कुराया। यही बात मुझे तेरी सबसे अच्छी लगती है। तू मेहनत पर भरोसा करता है। भगवान करे इस बार किस्मत भी तेरा साथ दे। शाम को भीमा तेज कदमों से घर पहुंचा। माँ, आज बहुत अच्छी खबर मिली है। अगर सब ठीक रहा तो अगले महीने हमें सैकड़ों मटके बनाने का काम मिल सकता है। अगर ये काम मिल गया तो कई महीनों की चिंता एक साथ खत्म हो जाएगी। मैं सबसे पहले आपके लिए दवा खरीदूंगा, फिर इस झोपड़ी की छत ठीक करवाऊंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी मेहनत रंग लाए। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए मुझे भरोसा है कि भगवान भी तुझे निराश नहीं करेंगे। तभी मोहिनी बाहर आई। अगर इतना बड़ा काम मिलने वाला है तो इस बार दाम दोगुने रखना। लोगों को जरूरत होगी तो वे खुद ज्यादा पैसे देंगे। मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं मोहिनी, सही चीज का सही दाम लेना ही ठीक है। अगर मैं लालच में आकर ज्यादा पैसे मांगूंगा तो लोग किसी दूसरे कुम्हार से मटके खरीद लेंगे। भरोसा टूटने में एक दिन लगता है, लेकिन बनने में सालों लग जाते हैं। यही सोच तुम्हें हमेशा गरीब रखेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी ही थी कि भीमा हमेशा की तरह चाक के सामने बैठ गया। उसके हाथ तेजी से घूम रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही उम्मीद दिखाई दे रही थी। सरला देवी धीरे धीरे तैयार मटकों को उठाकर धूप में रख रही थीं। उम्र की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वे बेटे का काम हल्का करने की कोशिश कर रही थीं। उसी समय गांव का दुकानदार तेजी से उनके घर पहुंचा। अरे भीमा, आज तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी महीनों की चिंता दूर हो सकती है। आइए काका, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा है। पड़ोस के गांव के मेले की समिति ने पूरे इलाके के मटके देखे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत, सबसे अच्छे और सबसे साफ मटके तुम्हारे हैं। अगर तुम 5 दिनों के अंदर 200 मटके तैयार कर दो तो पूरा ऑर्डर तुम्हें मिलेगा। कुछ पल के लिए भीमा कुछ बोल ही नहीं पाया। काका, मेरे जैसे गरीब आदमी पर इतना बड़ा भरोसा? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। 200 मटके बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं दिन रात एक कर दूंगा। माँ की दवा भी समय पर आ जाएगी, घर की टूटी छत भी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, माँ को फिर इस उम्र में काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये काम तुझे मिला है। तूने कभी अपने काम में मिलावट नहीं की। लोग तेरे मटके खरीद कर खुश रहते हैं। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। भीमा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। काका, आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। दुकानदार के जाते ही मोहिनी तेज कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी कम और लालच ज्यादा था। सुनो जी, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आने वाला। जब लोग मटके लेने आएंगे तब उनसे पहले आधे पैसे ले लेना। फिर कहना कि मिट्टी महंगी हो गई है, मजदूरी बढ़ गई है, इसलिए बाकी पैसे भी ज्यादा देने होंगे। अगर उन्हें मटके चाहिए होंगे तो वे मजबूरी में दे देंगे। ऐसे ही लोग अमीर बनते हैं। मोहिनी, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता।
अगर किसी ने मुझ पर भरोसा करके काम दिया है तो मैं उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मुझे पैसे जरूर चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम हमेशा दूसरों की सोचते हो, अपने घर की नहीं। जरा इधर देखो, ये टूटी हुई झोपड़ी, माजी के पुराने कपड़े, मेरे फटे हुए दुपट्टे, क्या यही जिंदगी चाहिए तुम्हें? कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। मुझे भी तो अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, मुझे भी अच्छा घर चाहिए। मैं कब तक लोगों के ताने सुनती रहूं? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा पैसा लेकर नहीं जो किसी के आंसू से आया हो। अगर आज मैंने लालच कर लिया तो कल कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। ईमानदारी खोकर कमाया हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। ईमानदारी, ईमानदारी, बस यही रट लगा रखी है। देख लेना, इसी ईमानदारी के कारण पूरी जिंदगी मिट्टी में ही हाथ गंदे करते रहोगे। भीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से चाक चलाने लगा। मोहिनी अंदर चली गई। सरला देवी भीमा के पास आकर बैठ गईं। बेटा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेगा? माँ, आपके सामने मैं कभी बुरा मान सकता हूँ क्या? कहिए। मुझे बहू की बातें सुनकर डर लगने लगा है। पहले वो सिर्फ शिकायत करती थी, अब वो तुझे गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करने लगी है। लालच बहुत बुरी चीज होती है बेटा। ये पहले इंसान की सोच बदलता है, फिर उसका स्वभाव और आखिर में उसका पूरा जीवन। मैं भी सब समझता हूँ माँ। कई बार मन करता है कि मोहिनी को डांट दूं, लेकिन फिर सोचता हूं शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए। अगर मैं भी गुस्सा करने लगूं तो ये घर घर नहीं, लड़ाई का मैदान बन जाएगा। धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं होता। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ की। मुझे डर है कि कहीं बहू का यही लालच किसी दिन बड़ी मुसीबत न बन जाए। भीमा ने माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस घर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा माँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। सरला देवी की बात सुनने के बाद भीमा फिर से अपने काम में लग गया। चाक घूमने लगा और उसके हाथ एक के बाद एक सुंदर मटकों का आकार देने लगे। उधर मोहिनी दरवाजे के पास खड़ी चुपचाप उसे देख रही थी। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। इसे जितना समझाओ उतना ही ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगता है। अगर मैं इसकी बात मानती रही तो सारी उम्र इसी मिट्टी के घर में गुजर जाएगी। नहीं, अब मुझे खुद कुछ करना होगा। अगर भीमा मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं ऐसा रास्ता निकालूंगी कि उसे मेरी बात माननी ही पड़े। वो धीरे धीरे भीमा के पास आई। सुनो जी, आखिरी बार समझा रही हूँ। दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो मौका पहचानता है। तुम हर इंसान को अपना समझ लेते हो, लेकिन क्या किसी ने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी मदद की? क्या किसी ने तुम्हारी माँ की दवा खरीद कर दी? क्या किसी ने हमारे टूटे हुए घर की छत बनवाई? नहीं ना। फिर तुम क्यों हर किसी की चिंता करते रहते हो? मोहिनी, मैं लोगों की मदद इस उम्मीद से नहीं करता कि वे मेरी मदद करेंगे। इंसान का कर्म कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। अगर मैं भी दूसरों जैसा बन गया तो मेरे और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? फर्क यही रहेगा कि वे लोग अमीर होंगे और तुम हमेशा गरीब रहोगे। तुम्हें गरीबी से प्यार हो गया है, लेकिन याद रखना, मुझे नहीं हुआ। इतना कहकर मोहिनी तेज कदमों से अंदर चली गई। दोपहर तक ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मेले का सबसे बड़ा ऑर्डर भीमा को मिला है। चौपाल के पास पानी भरती औरतें उसी की चर्चा कर रही थीं। सुना है भीमा को 200 मटकों का काम मिला है। मिलना ही था, उसके हाथ के बने मटके सबसे मजबूत होते हैं। भगवान मेहनती लोगों का साथ देता है। बेचारा कितने सालों से मेहनत कर रहा है। उसी समय वहां से गंगाराम गुजरा। उसने सबकी बातें सुन ली। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया,
लेकिन उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। अपने घर पहुंचकर वो अकेले बड़बड़ाने लगा। कल तक लोग मेरे मटकों की तारीफ करते थे, आज हर तरफ सिर्फ भीमा भीमा भीमा। अगर ये काम उसने पूरा कर दिया तो अगले साल भी ऑर्डर उसी को मिलेगा। फिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो गहरी सोच में डूब गया। शाम होने लगी। भीमा पूरे दिन लगातार काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। सरला देवी एक कटोरे में पानी लेकर उसके पास आईं। बस कर बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। शरीर भी भगवान की दी हुई अमानत है। अगर तू ही बीमार पड़ गया तो ये सारा काम कौन करेगा? माँ, बस 2 दिन की बात है। ये काम पूरा हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि अब आपको दवा के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े। मैं चाहता हूं कि बरसात आने से पहले इस झोपड़ी की छत ठीक करवा दूं। हर साल बारिश में आपको भीगते हुए देखकर बहुत दुख होता है। सरला देवी की आंखें भर आईं। बेटा, तूने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। भगवान करे इस बार भगवान भी तेरे बारे में सोचे। लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत से मिली सफलता जितनी बड़ी होती है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेरी ईमानदारी की बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है। भीमा ने माँ के चरण छुए। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ। जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किसी परीक्षा से डर नहीं लगता। रात ढल चुकी थी। भीमा थक कर सो गया। सरला देवी भी अपने कमरे में आराम करने चली गईं। मोहिनी ने धीरे से दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए बाहर निकल गई। गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो गंगाराम था। तुमने इस समय बुलाया है, कोई खास बात है क्या? मोहिनी ने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो धीमी आवाज में बोली, अगर भीमा ये ऑर्डर पूरा कर देगा तो फिर कभी कोई तुम्हारे पास मटके खरीदने नहीं आएगा। और अगर ये ऑर्डर बीच में ही रुक जाए तो फायदा किसका होगा? ये तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। गंगाराम कुछ पल तक चुप रहा। उसने मोहिनी की आंखों में देखा। उसे पहली बार समझ आया कि मोहिनी का लालच उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। दूर झाड़ियों के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जिसने मोहिनी और गंगाराम की पूरी बातचीत सुन ली थी। दोनों के जाने के बाद वो धीरे धीरे बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का वही बुजुर्ग दुकानदार था जो बरसों से भीमा का साथ देते आ रहा था। हे भगवान, लालच इंसान को कितना अंधा कर देता है। भीमा जैसा सीधा और मेहनती लड़का, जिसकी पूरी दुनिया उसका परिवार है, उसी के अपने लोग उसकी मेहनत मिटाने पर उतर आए। नहीं, सुबह होने से पहले मुझे उसे सब सच बता देना होगा। सुबह होते ही भीमा हमेशा की तरह चाक पर बैठ गया। सरला देवी मटके धूप में रख रही थीं। तभी दुकानदार तेज कदमों से वहां पहुंचा। भीमा बेटा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल रात मैंने अपनी आंखों से मोहिनी और गंगाराम को बरगद के पेड़ के पास बातें करते देखा। वे दोनों मिलकर तेरे मटके तोड़ने की योजना बना रहे हैं। अगर आज तुझे सावधान नहीं किया तो तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सरला देवी के हाथ कांप उठे। हे भगवान, क्या बहू इतनी बड़ी गलती कर सकती है? मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि एक दिन उसका स्वभाव बदल जाएगा, लेकिन आज ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। भीमा कुछ देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, काका, आपकी बात पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। अगर वे सच में ऐसा करने आएंगे तो आज रात उनका सच सबके सामने आ जाएगा। मैं लड़ाई नहीं चाहता, बस अपनी मेहनत को बचाना चाहता हूं। दुकानदार मुस्कुराए। यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है बेटा। आज रात मैं
और 2 गांव वाले यही रहेंगे। अगर कोई चाल चलेगा तो इस बार बच नहीं पाएगा। पूरा दिन भीमा बिना रुके चाक चलाता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी काम नहीं छोड़ा। सरला देवी पानी लेकर आईं। बस कर बेटा, थोड़ा आराम भी कर ले। मुझे तेरी मेहनत पर गर्व है, लेकिन तेरी सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। माँ, बस आज की रात और है। ये काम पूरा हो गया तो सबसे पहले आपकी दवा लाऊंगा और फिर इस झोपड़ी की छत ठीक करवाऊंगा। अब मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। उधर कमरे में बैठी मोहिनी ये सब सुन रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराई। बस आज की रात, इसके बाद सब बदल जाएगा। जब ये ऑर्डर रद्द होगा तब भीमा को भी समझ आ जाएगा कि सिर्फ ईमानदारी से घर नहीं चलता। धीरे धीरे रात होने लगी। भीमा ने सोने का नाटक किया, जबकि दुकानदार और 2 गांव वाले आंगन के पास छिप गए। आधी रात के सन्नाटे में घर का दरवाजा धीरे से खुला। मोहिनी बाहर निकली और कुछ दूर अंधेरे में गंगाराम उसका इंतजार कर रहा था। मोहिनी तेज कदमों से गंगाराम के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुझे अब भी डर लग रहा है मोहिनी। अगर आज हम पकड़े गए तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। अभी भी चाहो तो ये सब यहीं खत्म कर देते हैं। अब पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। बस कुछ मटके टूट जाएं, फिर भीमा समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। उसके बाद मेले वाले तुम्हारे पास आएंगे। यही मौका हमारी किस्मत बदल सकता है। दोनों धीरे धीरे आंगन में रखे मटकों की ओर बढ़ने लगे। गंगाराम ने कांपते हाथों से एक बड़ा मटका उठाया। जैसे ही वो उसे जमीन पर पटकने वाला था, अचानक आवाज आई। रुक जाओ गंगाराम, मेहनत तोड़ना इतना आसान नहीं होता। दोनों घबरा गए। उसी समय दुकानदार, 2 गांव वाले और सरला देवी भी बाहर आ गए। कुछ ही देर में शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। कल रात मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए आज हम सब यहां छिप कर बैठे थे। अगर आज सच सामने नहीं आता तो भीमा की महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती। गंगाराम का सिर शर्म से झुक गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं भीमा से जलने लगा था। मुझे लगा अगर उसका काम सफल हो गया तो मेरा कोई मटका नहीं खरीदेगा। उसी जलन में मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। अब सबकी नजर मोहिनी पर थी। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, ये सब मेरी ही योजना थी। मैं हर दिन गरीबी से परेशान रहती थी। मुझे लगा था कि पैसा ही हर दुख का इलाज है, लेकिन आज समझ आ रहा है कि मैंने धन पाने की चाह में अपने ही घर का भरोसा तोड़ दिया। सरला देवी की आंखें भर आईं। बहू, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन लालच जरूर छोटा बना देता है। तूने जिस बेटे की मेहनत को खराब करने की कोशिश की, उसी मेहनत से इतने सालों से ये घर चल रहा है। मुझे दुख तेरी गलती का नहीं, इस बात का है कि तूने अपने ही परिवार का विश्वास तोड़ दिया। मोहिनी रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपकी सीख को नजरअंदाज किया। अगर आज भी आप लोग मुझे अपना लें तो मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी लालच को अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। गांव वालों में से एक बोला। भीमा, ऐसी गलती की माफी नहीं होनी चाहिए। भीमा शांत स्वर में आगे बढ़ा। गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मानकर बदलना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। मैं नफरत बढ़ाकर अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज के बाद हमारा घर मेहनत और विश्वास से चले, लालच से नहीं। गांव वाले भीमा की बात सुनकर शांत हो गए। अगली सुबह भीमा समय पर पूरे 200 मटके मेले में पहुंचा दिया। समिति के मुखिया ने सभी मटके देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भीमा, तुम्हारे मटके जितने मजबूत हैं
उतना ही मजबूत तुम्हारा चरित्र भी है। ऐसे ईमानदार कारीगर बहुत कम मिलते हैं। अगले साल का काम भी तुम्हें ही मिलेगा। कुछ महीनों बाद झोपड़ी की टूटी छत ठीक हो चुकी थी। सरला देवी की दवा समय पर आने लगी। मोहिनी अब हर काम में भीमा का हाथ बटाती और उनका सम्मान करती। एक शाम तीनों घर के बाहर बैठे थे। आज समझ आया कि मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा धन भी सुख देता है, लेकिन लालच इंसान से उसका अपना परिवार भी छीन सकता है। सच्ची कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती, भरोसे की भी होती है। और एक बार भरोसा जीत लिया जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। सरला देवी ने दोनों को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, भगवान उसी घर में खुशियां भेजते हैं जहां मेहनत, ईमानदारी और अपनापन कभी कम नहीं होते। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी उस छोटी सी झोपड़ी पर पड़ रही थी। गरीबी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस घर से लालच हमेशा के लिए चला गया था।